हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं सिर्फ राहुल जैन और आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं जो गेट 2022 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे विद डिटेल सॉल्यूशन। जो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा सिविल के भी पेपर हुआ ही है। जस्ट कल ही जो संडे को हमारे पास पेपर हुआ है, सैटरडे को जो हमारे पास ये पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो आज मैं आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ वो यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जो हमारे पास ओसीएफ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर जो फर्स्ट और पेपर सेकंड में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर पेपर 1 में जो क्वेश्चन थे और पेपर 2 में जो क्वेश्चन थे ओसीएफ के और यहाँ पर हमारे पास किसके एनवायरमेंटल के, दोनों में सेम ही तरीके से थे। मतलब दोनों में जो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर पूछे हुए थे। इस बार ओसीएफ को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। ओसीएफ के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए, काफी अच्छे क्वेश्चन वहां पे पूछे हुए थे, आपको पता है यहाँ पर, और आपको देख रहा भी होगा यहाँ पर। लेकिन पेपर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कंपैरिजन टू जो हमारे पास लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में आप कह सकते हो मॉडरेट पेपर कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे थे, आपने देखा होगा एनवायरमेंटल के क्वेश्चन ऐसे थे जो मोस्टली ऐसे थे जो केमिस्ट्री से 11th-12th की केमिस्ट्री में जो जनरली हम पढ़ते हैं ना वैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो उन्हीं को यहाँ पर देखते किस तरीके से वहाँ पर कुछ एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते, मतलब किस तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिकली आपको अप्लाई करना था, वो चीज थी वहां पर कि वहां पर कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है एनवायरमेंटल जैसे कोई इंजीनियरिंग का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, बट लॉजिकली वहां पर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। वही चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी हमसे क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट से कलेक्ट कर पाए उन्हीं के डेटाबेस पे, उनके डेटाबेस को करके पूरी सफिशिएंटली वो अपने क्वेश्चन कुछ यहाँ पर बना है। तो जल्दी देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, a sample of air analyzed at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure is reported to contain 0.04 ppm of SO2. The equivalent SO2 concentration in microgram per meter cube. कहां से पूछा हुआ? ये एयर पोल्यूशन जो चैप्टर हमारे पास वहां से क्वेश्चन है। काफी बार आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड हो गया है। यहाँ पर कभी कभी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में देके पीपीएम में पूछ लेता है। अब इस बार पीपीएम में देके आपको वैल्यू जस्ट माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछी हुई है। तो वही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरीके से सॉल्यूशन होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन को। तो देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। वैसे तो यहाँ पर काफी लोगों ने इसका आंसर दिया भी होगा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, वही चीज आपसे पूछी हुई है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर गिवन क्या है, a sample of air analyzed 25 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, वो दी हुई है पीपीएम में, पार्ट पर मिलियंस पे, पार्ट पर मिलियंस में वो वैल्यू चीज गिवन की हुई है। बस जस्ट इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और सिंपल सा यहाँ पे प्लस माइनस, सिंपल सा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, वही चीज यहाँ पर मैक्सिमम। देखिए कि देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज पता है कि स्टैंडर्ड चैप्टर हमारे पास जो हमारा एक इक्वेशन, गैस इक्वेशन PV = nRT, यहाँ पे हमारे पास चीजें क्या चेंजेस हो रही है, सिर्फ उसी हमारा टेम्परेचर। हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 20 हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन। अब यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो T1 हमारे पास था, यहाँ पे T2 हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 273 प्लस 25 विच इज 298 केल्विन। टेम्परेचर बदल गया है, हमारा प्रेशर सेम है, मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, गैस का चेंज हो जाएगा। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, जो गैस के जो हमारे पास था उसका वॉल्यूम उस पोजीशन पे जो सेकंड है 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है उसकी कंसेंट्रेशन वो भी चेंजेस होगी ही होगी। तो वही चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पर हमारे पास चेंजेस है क्या। तो P हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो पूरा हमारे पास क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि P हमारे पास कांस्टेंट है, V की वैल्यू हमें निकालनी है। तो V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आ गए हम। जस्ट यहां पर हमें V2 की वैल्यू निकालनी थी, वॉल्यूम। टेम्परेचर हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 298, V1 दिस इज द स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितने पे 273 केल्विन पे,
मतलब एक हमारे पास होती है ना गैस के लिए हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एनी गैस, कोई भी हमारे पास गैस हुआ 24 पॉइंट जो हमारे पास लीटर में, याद रखिएगा दिस वैल्यू इन लीटर, ये हमारे पास लीटर में वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास अब 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी, एनी नंबर ऑफ गैस, जो हमारे पास कोई सी भी एक मोल ऑफ गैस जिसका भी होता है वो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगी, वही चीज यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको सिंपल सा V2 की वैल्यू को 22.4 डिवाइडेड बाय 27 273 मल्टीप्लाई 298। इसको हम अगर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 24.45 लीटर। ये हमारे पास है क्या 24.5 लीटर इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस, एंड यहाँ पर हमारे पास कितने टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमारे पास चीज की बन की हुई है। अब ये चीज हमारे पास जो पार्ट पर मिलियन है उसको देख लेते हैं कि पार्ट पर मिलियन का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है और इसके हिसाब से वॉल्यूम को चेंजेस करना, क्योंकि क्वेश्चन में इस बार पार्ट पर मिलियन पूछ लिया, कभी जो लास्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखे इस पार्ट पर बिलियन भी पूछ लिया था एक बार तो वही चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। पार्ट पर मिलियन का मतलब है क्या यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पर पीपीएम का मतलब होता ही क्या है 1 पार्ट ऑफ 10⁻⁶ में, तो यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁶ मीटर क्यूब ऑफ एयर में हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ, हमारे पास 1 मीटर क्यूब ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ SO2 जो हमारे पास अमाउंट ऑफ वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब ऑफ SO2 जिसके मोल्स की बात कर रहे थे गैस, ये हमारे पास गिवन किया हुआ था। यही तो हमारे पास उसका मीनिंग होता है। पार्ट पर मिलियन का मीनिंग क्या है, सिंपल सा कि एक पार्ट 1 मिलियन में कितना है, तो एक हमारे पास मीटर क्यूब ऑफ SO2 गैस वो कितने में 10⁻⁶ मीटर क्यूब ऑफ एयर में, ये चीज गिवन की हुई थी और ये चीज हमारे पास ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। कितना गिवन किया हुआ है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0.04 ppm, 0.04 ppm मतलब हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितना हमारे पास गिवन किया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.04 मीटर क्यूब ऑफ SO2, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन किया हुआ है। ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन किया हुआ है, ये चीज हमारे पास है। अब हमें निकालना है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड गैस में हमारे पास क्या था 24 मीटर जो 22.4 लीटर और जो हमारे पास गैस था जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम था वो कितने हमारे पास कितने मोल प्रोवाइड करता है 1 मोल। तो अब इस वाले में कितने मोल हमारे पास होंगे तो वो वैल्यू निकाल लेते हैं, वो इसीलिए तरीके से हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 0.04 मीटर क्यूब, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 40 लीटर ऑफ SO2। ये हमने किसमें जस्ट चेंज कर लिया तो इसको मीटर क्यूब को लीटर में, जो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था वही चीज हम करते जा रहे हैं बस। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो चीज यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 40 लीटर जो हमारे पास गिवन किया हुआ था डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टेम्परेचर जो हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन में उसी के रिगार्डिंग जो हमने वैल्यू पूछ रहे निकाल रहे हैं 24.45, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे 1.636, यहाँ पे हमारे पास मोल ऑफ SO2, मोल ऑफ, ये हमारे पास SO2 के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए। SO2 के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए तो जस्ट हमें करना क्या है, हमारे पास वैल्यू पूछी हुई माइक्रोग्राम में, मोल्स में 1 मोल में हमारे पास इतने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितने, इसको मोल्स में अगर ग्राम में लेके जाना है तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट इन ग्राम में, किसी भी ग्राम ऑफ गैसेस जो भी हमारे पास होती है या फिर किसी भी अमाउंट किसी मॉलिक्यूलर वेट जो भी हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट निकालना है हमें, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास मोल गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा ग्राम ऑफ मोल्स में, किसी भी ग्राम ऑफ गैस हमारे पास गिवन की भी SO2, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट SO2 का यहाँ पर अगर निकालेंगे तो सल्फर का होता है 32, यहाँ पर इसका 16 तो 32, यहाँ पे हमारे पास
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1.636 इंटू यहाँ पे हमारे पास 64, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प के थ्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 1.636 इंटू 64, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 104.7। ये हमारे पास वैल्यू निकल गई 1.047, जो वैल्यू हमारे पास निकल आ गई ग्राम ऑफ जो SO2 में हमारे पास गिवन की हुई थी। सिंपल सा हमारे पास ये वैल्यू निकल गई। अब इसको वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? माइक्रोग्राम में, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? माइक्रोग्राम में वैल्यू पूछी हुई है। तो माइक्रोग्राम में इस वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप? 10 की पावर 6 वाले से। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ वैल्यू को, माइक्रोग्राम में अगर लेना चाहते हैं तो यह 1.07 माइक्रोग्राम। याद रखिएगा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास 10⁻6 की मल्टीप्लाई करेंगे माइक्रोग्राम ऑफ SO2। और ये सारी कहानी किस वाले में चल रही है? ये पूरी किस में चल रही है? 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ एयर में। ये पूरी कहानी एयर में इसमें चल रही है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी हो गई? सिंपल से हमारे पास माइक्रोग्राम में, तो SO2 कंसंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर, जो कि हमारे पास वैल्यू पूछी गई थी किसमें? क्वेश्चन में गिवन किया था माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, जो वैल्यू हमसे पूछी हुई थी क्वेश्चन में। तो यहां से हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻10⁻² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 104.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से, क्योंकि सारी कहानी हमारे पास किसमें, कौन सी एयर में? 10⁻6 मीटर, 10�6 मीटर क्यूब ऑफ एयर में ये सारी कहानी हमारे पास चल रही थी। इस वजह से हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे 10⁻, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगी SO2 की कंसेंट्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। अगर आपने यहाँ पर जो सिविल, जो हमारे पास मेंटी चल रही थी इसकी, हमारे पास सिविल क्विज भी हमारे पास हुई थी। आप देखेंगे इंजीनियर्स एकेडमी की जो हमारे पास आप यूट्यूब चैनल पे सिविल की क्विज हुई थी, वहां पर हमने ऐसे क्वेश्चन वहां भी पुटअप किया था, तो वहां से भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है तो ऐसे क्वेश्चन बनते ही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन होना था। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है इस तरीके से। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन ऐसा भी इसमें जनरेट नहीं हुआ है। सिंपल सा टेम्परेचर डिफरेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ओके, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन किया हुआ है? सीवेज ट्रीटमेंट का क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से। सीवेज ट्रीटमेंट, ये भी जो क्वेश्चन था ये पेपर नंबर 2 में पूछा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो था वो पेपर नंबर 2 का था, हमारे पास आफ्टरनून था, सेशन में था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज एट फ्लो रेट 5000 मीटर क्यूब पर डे। सीवेज की हमारे पास फ्लो रेट गिवन की हुई है पर डे। द टीएस, जहां पे हमारे पास टोटल सॉलिड कंसेंट्रेशन की बात की हुई है इन सीवेज एट द इनलेट ऑफ द प्राइमरी क्लैरिफायर में हमारे पास क्या गिवन किया हुआ है? प्राइमरी क्लैरिफायर हमारे पास गिवन किया हुआ है। सपोज हमारा प्राइमरी क्लैरिफायर है, पीएसटी जो हमारे पास है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो टैंक हमारे पास है वो गिवन किया हुआ है, इज 200, इनलेट पॉइंट पर 200 है। ये हमारे पास इनलेट है, यहाँ पे जो टीएस कंसेंट्रेशन है वो कितनी है? 200 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब पीपीएम भी बोल सकते हो या फिर मिलीग्राम पर लीटर बोल सकते हो। सिंपल था, इस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट टीएसएस कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड बाय 60%। 60% से रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये कितना अमाउंट होल्ड कर रहा है यहाँ पर? 60%, मतलब 120, जो कि हमारे पास यहाँ पर स्टोर कर रहा है कुछ इस तरीके से।
मतलब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सेटल हो गया है, 60% से रिड्यूस कर देता है ये, 60% यहाँ पे सेटल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, उसको बाद में बना देंगे क्वेश्चन को लाइन वाइज लाइन। द स्लज फ्रॉम द प्राइमरी क्लेरिफायर कंटेन्स 2% सॉलिड्स कंसेंट्रेशन। ओके, यहाँ पे 2% सॉलिड कंसेंट्रेशन उसकी है। आगे चलते हैं। द स्लज इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी थिकनर, जो कि हमारा प्रोसेस होता है इसके बाद में, क्योंकि स्लज को भी आप क्या करते हैं, थिकनिंग प्रोसेस करवाते हैं, तो वही चीज हमारे पास गिवन की हुई है। टू अचीव अ सॉलिड कंसेंट्रेशन ऑफ 6%, मतलब 2% से 6% हमारे पास अचीवमेंट हुई, वो चीज बता रहा है। अज्यूम डेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर थिकनिंग इज 1000। ये एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही हुई है कि अज्यूम द डेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर थिकनिंग इज 1000 kg/m³। तो यहाँ पर ऐसा कुछ जरूरी होता तो है नहीं कि 1000 निकलने वाले की और बाद में उसके डेफिनेटली डेंसिटी में कुछ वेरिएशन आता ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत सिंपल करने के लिए सिंपल से यहाँ पर क्या बोल दिया है कि जो हमारी डेंसिटी है वो इक्वल ही है। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ आ रहा था उतना ही अमाउंट ऑफ निकल रहा है। इससे हमारे पास, इससे यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक चीज हमारे पास क्लियरिफाई हो जाएगी, क्योंकि जितना अगर डेंसिटी सेम है तो डेफिनेटली जो मास है वो भी तो सेम ही निकलेगा, जितना वो इनलेट करेगा उसमें थिकनर में उतना ही अमाउंट ऑफ वो निकल जाएगा, वो चीज है। मतलब सुपरनेट वाली जो कंडीशन थी वो यहाँ पर नहीं है। द डेली वॉल्यूम ऑफ थिकन्ड स्लज, तो हम वही चीज पूछ रहा है कि स्लज का अमाउंट कितना बन रहा है, वो डेली में कितना बन रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है क्या। ये प्राइमरी सैचुरेशन टैंक था, 60% से हमारे पास वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, मतलब हमारे पास यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वैल्यू हो रहा है वो चीज है। अब यहाँ पर हमारे पास आगे जो आ रहा है वो थिकनर में जा रहा है, थिकनिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं जो हमारे पास है, थिकनिंग प्रोसेस, और यहाँ पे हमारे पास आउटलेट पॉइंट। तो यहाँ पर सॉलिड का जो कंटेंट इन्होंने गिवन किया हुआ है वो 2% है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट 98% है। यहां पर हमने बाद में सॉलिड कंटेंट को 6% हमें मिल गया, 6% हमारे पास अचीवमेंट हो गया, वो चीज हमारे पास गिवन की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल एक्चुअली में अमाउंट ऑफ की जगह तो सॉलिड हमारे पास है कितना, कंसेंट्रेशन, सॉलिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, वो चीज हमारे पास। तो सिंपल देखिए यहाँ पर 5000 m³ पर डे हमारे पास सीवेज फ्लो है, उसमें हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ है, 200 आ रहा है, यहां पर जा कितना रहा है बाहर, 60% यहाँ पर रुक रहा है, तो 40% यहाँ पे बाहर जा रहा है। 60% हम यहाँ पे काम है तो उसको जरूरत नहीं हमारे को निकलेगी, तो 60% निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ टोटल, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं टोटल जो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, टोटल कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल, हम यहां पे 60% रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 का 60 कितना हो गया हमारे पास 120 इनटू, यहां पे हमारे पास टोटल था 5000 m³ पर डे। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास किसमें गिवन की हुई है, 120 हमारे पास हो गया 12, ये वैल्यू हमारे पास थी मिलीग्राम पर लीटर में, इनटू 5000 m³ पर डे। ठीक है, आंसर हमसे यहाँ पे m³ पर डे में पूछा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज को kg में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास लीटर में वैल्यू गिवन है, m³ में, जिसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में, ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वो लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 10⁻³ यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 60, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 12 बजे 60, तो यहाँ पे हमारे पास 6000 kg। ओके, 6 यहाँ पे हमारे पास कितना वैल्यू होगी, वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 600 kg में। ठीक है, 600 kg पर डे में वैल्यू। तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास मिल गई, मतलब ये वाली हमारे पास आ गई, क्योंकि यहां पर सॉलिड का जो कंटेंट था वो 6 kg पर डे, ये चीज हमारे पास है। अभी डेंसिटी सेम हो रही है, सेम डेंसिटी हमारे पास है, तो यहां पर जितना अमाउंट आ रहा है उतना ही अमाउंट हमारे पास निकल के आ जाएगा बाहर, तो वैल्यू भी हमारे पास यहां पर 600 kg पर डे।
यहाँ पर और कुछ गिवन नहीं किया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि नंबर ऑफ डेटा हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि अदर्स भी फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं, सुपरनेटेंट वाला जो फैक्टर होता है वहां पर होता है। डेंसिटी यहाँ पर सेम की हुई है तो सेम दी हुई है, तो मतलब जितना अमाउंट आ रहा है उतना अमाउंट यहाँ पर लीव कर रहा है। तो यहाँ पर यही अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉलिड्स था वही हमारे पास लीव कर रहा है, और वही चीज हमसे पूछी हुई डेंसिटी यहाँ पर गिवन की हुई है, तो उसकी जो फ्लो है वो उन्होंने पूछा है। फ्लो रेट पूछी इन्होंने मीटर क्यूब पर डे में, फ्लो रेट पूछी मीटर क्यूब पर डे में, तो यहाँ पे डेंसिटी दे ऑलरेडी गिवन, डेंसिटी दे ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पर क्या करना है अपन को डिवाइडेशन कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी बहुत सिंपल तरीके से। पहले तो हमारे पास 6% सॉलिड वाला भी जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर हमारे पास उसको निकाल के आ जाएंगे। तो 6% सॉलिड का वाला देख लेते हैं, तो टोटल हमारे पास सॉलिड्स की कंसंट्रेशन जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। सॉलिड यहाँ पे 6% गिवन किया हुआ है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। हमारे पास टोटल जो हमारे पास स्लज का अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ स्लज ये हमारे पास 600 kg पर डे, ये तो हमारे पास सॉलिड्स की वैल्यू निकल गई थी। 6% की वैल्यू हमें गिवन की हुई है, तो इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहां पर हमारे पास वैल्यू स्लज की वैल्यू वॉल्यूम, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गया स्लज का मास, जो कि हमारे पास 600 मतलब 10⁴ kg पर डे, ये हमारे पास स्लज का निकल गया। ये चीज हमसे पूछी थी उन्होंने क्वेश्चन में कि हमारे पास द डेली वॉल्यूम ऑफ थिकन स्लज, डेली वॉल्यूम ऑफ थिकन स्लज की वैल्यू मीटर क्यूब पर डे में, ये वैल्यू हमारे पास केजी पर डे में आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई डेली वॉल्यूम ऑफ थिकन स्लज इज इक्वल टू, डेंसिटी इन्होंने 1000 गिवन की हुई थी, 10⁻⁴ kg पर डे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन की थी 1000 kg पर मीटर क्यूब, कितनी आ गई वैल्यू 10, हमारे पास कट गया यहाँ से ये, तो 10 मीटर क्यूब पर चला गया डे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस डेटा के बेसिस पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10 मीटर क्यूब पर डे, तो ये इसका हमारे पास आंसर था। ये सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 आफ्टरनून वाले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट कर दी, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जो थिकनेस की जो हमारे पास जो डेंसिटी थी उसकी वैल्यू को उन्होंने सेम कर दिया। सेम होने का डेंसिटी का मतलब यही हो गया, इतना अमाउंट हमारे पास था तो ये अमाउंट यहाँ पे हमारा जो मिल रहा था यहाँ पे सेटल हो रहा था वही हमारे पास निकल के आ रहा है बाहर। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा गया था। चलिए इसको देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट ए म्युनिसिपल वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी 30 मेट्रिक टन मिक्सचर ऑफ फूड वेस्ट, यार्ड वेस्ट एंड पेपर वेस्ट। एक हमारे पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसमें कुछ मिक्सचर है 30, यहाँ पर टोटल मिक्सचर जो 30 टन का मिक्सचर है उसमें यहाँ पर कुछ वो जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या है, फूड वेस्ट, यार्ड वेस्ट, पेपर वेस्ट का कुछ गिवन किया हुआ है। द मॉइस्चर ऑफ द मिक्स वाज फाउंड 10%, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ पर 10% है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले हम, टोटल जो मिक्स था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था जो MSW था वो गिवन किया हुआ है हमारे पास 30 मेट्रिक टन, सिंपल सा मेट्रिक टन गिवन किया हुआ यूनिट में इस तरीके से। 10% मॉइस्चर है, तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कितना है यहाँ पर 10% ऑफ MSW, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 10% इसका 3 मेट्रिक टन। ये हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है 3 मेट्रिक टन, मतलब सिंपल सा। तो सॉलिड कंटेंट हमारे पास कितना है 27 मेट्रिक टन, जो बचा हुआ है 30 - 3 27 आ गया। चलिए आगे चलते हैं।
द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट फॉर द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज 50%. द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट दिस मिक्स. तो अमाउंट ऑफ वाटर एड, जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने पूछा हुआ है. क्वेश्चन में क्या गिवन किया हुआ है कि द आइडियल मॉइस्चर कंटेंट फॉर द कंपोजिशन फॉर द मिक्सचर इज 50%. अगर हमें कंपोजिशन उसको करना है, उसको कंपोस्ट करना है, जो भी हमारे प्रोसेस करना है, म्युनिसिपल उसको कंपोस्टिंग करनी है, तो वहां पर हमारे पास आइडियल मिक्सचर जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए. अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा, यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है. ऐसा कुछ यहाँ पर इसमें कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई एप्टीट्यूड, मतलब सिंपल सा यहाँ पर कोई लॉजिक यहाँ पर एनवायरमेंट का आप लगा पाए कि मतलब सिंपल सा कि हाँ ये मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहां पर इस तरीके से चीजें होती है. तो सिंपल सा यहाँ पर किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए इसको, यहाँ पर वैल्यू गिवन की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास खाना क्या बता रहे थे हम, ये हमारे पास मिक्सचर इज 50% यहाँ पर गिवन. द अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कुछ भी नहीं किया, वैल्यू इन्होंने गिवन की हुई है. अब हमें 50 आइडियल मॉइस्चर कंटेंट 50% बनानी. 50% आइडियल मॉइस्चर कंटेंट कब बनेगा, जब हमारे पास वैल्यू ये इसकी कितनी सॉलिड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 27 है, तो मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू भी अगर हमारे पास 27 होगी तभी तो हमारे पास ये क्या होगा, MSW बनेगा. इस तरीके से क्रिएट होगा, मतलब 50% का लिए वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास मेट्रिक टन, तभी तो हमारे पास 50% वैल्यू निकल के आएगी इस तरीके से. अब 27 में हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो 3 अमाउंट ऑफ वाटर पहले से था 3 मेट्रिक टन. तो 27 में से अगर 3 कर देंगे आप उसको, तो यहाँ पर हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट कितना निकल के आ जाएगा, 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24 मेट्रिक टन. मतलब आपको यहाँ पर 24 मेट्रिक टन अमाउंट ऑफ वाटर को और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा बाहर से, इसको आइडियल मिक्सचर कंपोस्टिंग मिक्सचर को बनाने के लिए. सिंपल सा कंपोस्टिंग करने की है हमारे पास, कंपोस्टिंग करनी है, तो यहाँ पर कंपोस्टिंग करनी है, तो वहां पर होगा क्या, सिंपल सा यहाँ पर आपको 24 मेट्रिक टन अमाउंट ऑफ वाटर और ऐड करना पड़ेगा उसमें. 50% का यहाँ पर मतलब यही है कि आइडियल कंडीशन है कि 50% मॉइस्चर कंटेंट उसमें होना चाहिए. 50% मॉइस्चर कंटेंट कब होगा, जब हमारे पास 50% का मतलब है क्या यहाँ पर भाई 27 अगर हमारे पास सॉलिड है, ऑलरेडी वो सॉलिड है हमारे पास ऑलरेडी, अब 27 हमारे पास वाटर ऐड कर देंगे तो 50-50 हो गया. सिंपल है इस तरीके से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से. तो यहाँ पर 24 जिसका आंसर आ रहा होगा वो इज द करेक्ट ऑप्शन, वो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके का, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था 3rd नंबर. अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास था पेपर नंबर 2 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन. 100 milligram of HNO3 is added to water, bringing final volume 1 liter atomic weight. HNO3 is given. Is given. pH वैल्यू पूछी आपसे. सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता ही है. सिंपल यहाँ पर pH की वैल्यू पूछी हुई है, HNO3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू बात की हुई है. 100 मिलीग्राम ऑफ HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की हुई है. ये क्वेश्चन भी अगेन पेपर नंबर 2 में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखिए किस तरीके सॉल्व करेंगे. HNO3 pH की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, H प्लस और NO3 माइनस, इस तरीके से. अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, HNO3 और एक मोल ही हमारे पास मिल रहा है, मतलब इसका एक मोल ही जनरेट कर रहा है. अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट को देखें, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें, यहाँ पर हमारे पास कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट इसका, हमारे पास 1 प्लस नाइट्रोजन का हमारे पास 16, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे 48. ये वैल्यू हमारे पास हो गई 15, 8, 3, 63 हमारे पास हो गई. तो 63 ग्राम से हमें कितना मिल रहा है, 1 ग्राम H प्लस आयन, जो कि हमारे पास किसको, pH को जनरेट करेगा, जो हमारे पास हाइड्रोक्सी हमारे पास है. वैल्यू इसकी गिवन की हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 मिलीग्राम. तो 100 मिलीग्राम कितना कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100, तो ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना हमारे पास जनरेट H प्लस आयन जनरेट करेगा, वो चीज हमने निकाल ली. 100 मिलीग्राम, याद रखें 100 मिलीग्राम, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू हम निकाल देते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं एक बार. 100 डिवाइडेड बाय 63, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1.587 मिलीग्राम. ये वैल्यू मिलीग्राम में थी, याद रखिएगा. तो ये वैल्यू मिलीग्राम, सारी वैल्यू, ये पूरा जो सॉल्यूशन चल रहा है वो किसमें चल रहा है, यहाँ पे जो बना हुआ है मिक्सचर वो किसमें, 1 लीटर में.
ऑलरेडी 1 लीटर में ये बना हुआ है। पीएच की वैल्यू निकाल लिए। पीएच की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है? पीएच किस तरीके से? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये जो कंसंट्रेशन H प्लस आयन होती है ये मोल्स पर लीटर्स में होती है, ये याद रखेगा। मोल्स किससे एसोसिएट होते हैं? ये मोल्स जनरली हमारे पास ग्राम्स वगैरह में होते हैं, तो मोल्स हमारा ग्राम से एसोसिएट होता है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है मोल होता है क्या। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन भी किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास उस अमाउंट की वैल्यू इन ग्राम्स, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है कुछ भी उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट वो चीज हमारे पास होती है। यहां पर वही चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1.57 मिलीग्राम में वैल्यू को संग्रहण कर लीजिए हमारे पास ग्राम में, 10⁻³ ग्राम पर लीटर। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो बना हुआ है किसमें बना हुआ है? 1 लीटर में। तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, मोल्स में लेके जाएंगे इस वैल्यू को, मोल्स में बनाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास H प्लस आयन क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मोल्स की वो कितना आएगी? मोल्स पर लीटर में, वो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? एज इट इज ऐसे ही माइनस लॉग 1.587 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर हमारे पास पीएच की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर 3 माइनस लॉग 1.587। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2.8। देखिए कितना सिंपल ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना था, पैरामीटर जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ते हैं वहां पर ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, सॉल्व कराए जाते हैं क्लासेस में, सिंपल सा इस तरीके से। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरली 11th की जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है, 11th 12th की जो केमिस्ट्री होती है वहां पर ऐसे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। सिंपल सा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर इक्वल करना था, वही चीज यहाँ पर पूछी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था पेपर नंबर 2 से। नंबर 5 का नंबर क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे एमएसक्यू का क्वेश्चन है। ये पेपर नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा था, 4 रूम वाले सेशन में क्वेश्चन था। वेस्ट वाटर इज कमिंग फ्रॉम द वुड पल्प फैक्ट्री, देन कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन किए हुए। वुड इंडस्ट्री की बात की जा रहा है, यहाँ पर वुड इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, पल्प फैक्ट्री, वुड पल्प फैक्ट्री की बात की जा रही है, वुड इंडस्ट्री की बात की जा रही है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन किए हुए। CO2 is equal to BOD5, CO2 is not equal to BOD5, CO2 is greater than और CO2 is less than something, कुछ इस तरीके से गिवन किया है। आपको यहाँ पे BOD5 के बारे में पता, COD हमारे पास क्या होती है? COD हमारे पास होती है टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू डिकम्पोज या फिर टू डिकम्पोज द कौन सा ऑर्गेनिक मैटर प्लस जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल जो मैटर्स होते हैं जिसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी अमाउंट होता है उसका। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारे पास केमिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट किसमें, एक तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोज करने क्या के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। इसका मतलब क्या है, COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD, इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आप BOD5 की वैल्यू गिवन की हुई, अल्टीमेट की भी गिवन नहीं किया, BOD5 पे गिवन किया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। MSQ टाइप का क्वेश्चन था ये, तो MSQ में मतलब 1 से 2 आंसर हो सकते थे, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है वेस्ट। हमारे पास वुड पल्प की बात की जाए, वुड यहाँ पर देखिए वुड इंडस्ट्री की बात की, वुड इंडस्ट्री जनरली हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही जनरेट होता है मोस्टली, जो यहाँ पे हमारे पास होता है जनरली सेलुलोज टाइप का कुछ यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेस्ट होता है वो जनरली बायोडिग्रेडेबल ही होता है, BOD टाइप का ही वेस्ट निकल के आता है, तो वो चीज हमारे पास है। सेकंड चीज देखते हैं, COD नॉट इक्वल टू BOD, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी ये भी हमारे पास करेक्ट हो गया। इस वाले ऑप्शन को देखते ही हमारे पास ये वाला लग जाएगा, भाई जब ये ग्रेटर देन है तो डेफिनेटली इसके इक्वल नहीं होगा इसमें, क्योंकि BOD5 के इक्वल तो नहीं होगा यहाँ पर किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे B और C हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो MSQ के टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन था पूछा गया था, सिंपल से लगाना था, B और C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इस तरीके से। चलिए नंबर 5 पे हमारा B and C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है नंबर 6, देखिए ये क्वेश्चन भी अगर पेपर नंबर 1 में ही पूछा हुआ था, पेपर नंबर 1 से ही क्वेश्चन आया हुआ है। द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू वाटर इज एक्सप्रेस्ड एट 1.3 मिलीमोल पर लीटर एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इफ प्रेशर इज 0.21 एटीएम, वेट ऑफ 1 ml यहाँ पे एक्सप्रेस मिलीग्राम पर लीटर। ये चीज आपसे पूछी हुई है क्वेश्चन में। क्या करना है, सिंपल सा, यहां पे हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई, ये वैल्यू हमारे पास इतने एटीएम प्रेशर पे, 1 एटीएम प्रेशर पे ये वैल्यू गिवन है। तो इस एटीएम प्रेशर पे वैल्यू कितनी होगी भाई, निकाल लेते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड, तो यहां पर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड कितना निकल के आएगा हमारे पास, इन्होंने गिवन किया हुआ है 1.3 मिलीमोल पर लीटर इनटू एटीएम, 1 एटीएम पर प्रेशर पर, हमें निकालना है 0.21 एटीएम प्रेशर पर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू को, ये कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी वैल्यू निकल के आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 1.3 इंटू 0.21 0.273 मिली मोल में गिवन किया हुआ है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आ गई। वैल्यू हमें पूछी हुई है मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में। अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया सिंपल सा। अब क्या करना है आपको, मिलीग्राम पर लीटर में मतलब अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो सिंपल इसके ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। चलिए 0.273 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर में वैल्यू गिवन की हुई है। यहां पर वैल्यू मल्टीप्लाई अभी हमने किया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हमारे पास क्या था, अब उसको अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो अमाउंट हमें निकालना है इस बार, तो अमाउंट निकालना है तो जस्ट उसके मोल्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से। मोल्स हमें गिवन किए हुए, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना था 32 हमारे पास वैल्यू थी, और जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो किस में निकल के आ जाएगी, अभी ग्राम पर लीटर में। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 32 को, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आंसर निकला है हमारे पास इंटू 32, तो यहाँ पे हमारे पास 8736 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर में वैल्यू निकल के आ गई। आंसर आपसे मिलीग्राम में पूछा हुआ था, 10⁻³ यहाँ पर कर दीजिए इसको, 8.736 यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक ही कॉन्सेप्ट पर नंबर ऑफ मोल्स पे देखिए, एयर पोल्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जहां पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जहां पर हमने एक क्वेश्चन पहले किया था जहां पर उसकी बात की गई थी अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात की गई है। तो यहां पर सिंपल से एक ही कॉन्सेप्ट पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हुए इस तरीके से, यहां पर तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने, यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सिंपल सा, यहां पर सिर्फ यूनिट्स का गेम चल रहा है, यूनिट्स का गेम यहां पर हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टास्क इज गिवन, जो हमें हमारा सॉरी टैंक गिवन, ये हमारे पास टैंक है, H गिवन है, B गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन है, डिस्चार्ज डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल निकाला, एफिशिएंसी पूछा हुआ इन्होंने। भाई एफिशिएंसी होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिमेंटेशन टैंक में एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, सरफेस ओवरफ्लो जो हमारे पास रेट होता है, जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उसी का जस्ट रेशियो होता है, सेटलिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी गिवन किया हुआ है सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी दे गिवन इन 1 मीटर पर हावर्स डिवाइडेड बाय 1 मीटर पर हावर्स में ये वैल्यू गिवन की हुई है। अब हमें क्या निकालना है, ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट हमारे पास निकालनी पड़ेगी आपको, सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल सा, हमारे पास
वी नॉट हमें निकालना है, सरफेस ओवरफ्लो रेट डिवाइडेड बाय हमारे पास डिस्चार्ज दे गिवन इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास 5000 मीटर क्यूब पर आवर वैल्यू को यूनिट को चेंज रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मीटर पर आवर में ही निकाल देना है। बी यहाँ पे हमारे पास एल यहाँ पे गिवन किया हुआ है 5 × 40, ये हमारे पास 100, यहाँ पे हमारे पास 25 मतलब 2.5 मीटर पर, पुट कर दीजिए यहाँ पर 2.5 मीटर पर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास निकल गया। यहाँ पे हमारे पास कितना निकल गया जाएगा आंसर, सिंपल सा यहाँ पर डिवाइडेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, 25 × 100, यहाँ पे 40 निकल गया आगे। इस तरीके से एफिशिएंसी, यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, देख लीजिए आप इसका कितना सिंपल सा यहाँ पे देखिए गिवन किया हुआ है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू पूछी हुई थी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, यहाँ पर ज्यादा चीजें यहाँ पे अप्लाई भी नहीं करेंगे, सारी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्योंकि गेट में पहले क्वेश्चन आए हुए ऐसे क्वेश्चन पूछा है एफिशिएंसी का, पर वहां पर सेटलिंग वेलोसिटी की भी वो निकलवा लेता था पहले सारे, वो पूरी चीजें जो डायमीटर सब कुछ गिवन किया था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी गिवन की हुई है, सब कुछ डेटा गिवन किया है। पहले आपको सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी है, सेटलिंग वेलोसिटी के बाद सरफेस ओवरफ्लो निकालना है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस बार उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी ये वाली और पूछ लिया डायरेक्टली, तो इस तरह सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पास अगेन वैसा ही क्वेश्चन जो आप करते आ रहे हैं, नंबर सिंपल कॉन्सेप्ट पे। ये पेपर 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है अगेन, अ वेस्ट वाटर सैंपल कंटेन्स 2 नाइट्रोजन स्पीशीज नेमली अमोनिया एंड नाइट्रेट, consider the atomic weight of NHO are given respectively. In this waste water the concentration of ammonia की concentration आपको given की हुई 34 and the nitrate की वैल्यू आपको given की हुई है 6.2 मिलीग्राम पर लीटर। The total nitrogen concentration in the waste water is in मिलीग्राम नाइट्रोजन पर लीटर। भाई ये क्वेश्चन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन किया हुआ है, किसमें निकालना है, मिलीग्राम पर लीटर में टोटल नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन। टोटल नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन मतलब एक अमोनिया है, एक हमारे पास मिक्सचर में क्या क्या है, एक नाइट्रेट है। अमोनिया गिवन किया हुआ है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई, इसकी जो कंसेंट्रेशन गिवन की हुई है 34। जिस तरीके से हम हार्डनेस निकालते हैं वैसे ही क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ इन्होंने, वहां पर कैसे कैल्शियम कार्बोनेट निकालने थे, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन के टर्म में पूछा हुआ है, ऐसे N2 के टर्म में। यहाँ पर नाइट्रेट की वैल्यू गिवन की हुई जो कि हमारे पास 6.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऐसे नाइट्रोजन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर N के टर्म में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे N के टर्म में भी आंसर हो सकता है, या फिर यहाँ पे N2 के टर्म में भी आंसर हो सकता है। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का क्या डिफरेंस पड़ेगा ओनली, यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। अब गेट के जो किस आया वो कौन सा यहाँ पर है कि N को यहाँ पर रेस्पेक्टिव माना हुआ है या फिर वो N2 को यहाँ पर रेस्पेक्टिव मान रहा है, किसका रेस्पेक्ट में ये वैल्यू निकाल रहे हैं। जिससे हम कैल्शियम कार्बोनेट निकालते थे वही चीज यहाँ पे हमारे पास गिवन की हुई है, वो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट निकालते थे हार्डनेस में, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। यहाँ पर बात की हुई है वेस्ट वाटर सैंपल की, तो डेफिनेटली N2 के टर्म में ही वैल्यू निकल के आएगी, बट यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन ही करना है, वही चीज हमें निकालनी है। चलिए पूरी कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ जो टोटल नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन है, टोटल नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू टोटल नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन हमारे पास किस तरीके से निकल के आ जाएगी। एक हमारे पास अमोनिया गिवन है 34, यहां पे हमारे पास 34 ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, तो यहां पे हमारे पास अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास N 17 + 3 20, क्योंकि हमारे पास का जो हमारे पास सिंगल डिजिट में होगा, ये सिंगल इक्विवेलेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी हमारे पास कितना आ जाएगा। नाइट्रोजन के हमारे पास 14 है, क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी आप गिवन किए हुए सारे मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन किए हुए उसी को यहाँ पर लेना है। कभी कभी सही गिवन हो, कभी कभी हमारे पास वैल्यू को चेंजेस भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 14 प्लस यहाँ पर अमोनिया का हमारे पास कितना है N3 प्लस सेकेंड हमारे पास गिवन किया हुआ है नाइट्रेट, जिसकी कंसेंट्रेशन हमारे पास गिवन की हुई है 6.2।
डिवाइडेड बाय, इसका हमारे पास अगेन इसकी इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट है वो कितना n हमारे पास है, कितना था 14 प्लस NO3, तो यहाँ पर O3 माइनस तो मतलब O3 मतलब यहाँ पे हमारे पास 48 32, क्योंकि एक सिंगल का 16 इसका 48, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। इनटू ऐसे NO2 निकालना है या फिर ऐसे NO निकालना है, N निकालना है नाइट्रोजन, तो एज N2 निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1428 एज N2, एक तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगेन सिंपल एक यही वैल्यू निकल के आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 6.2 डिवाइडेड बाय 262 इनटू 14 एज नाइट्रोजन। इस तरीके से इस सिंगल मॉलिक्यूलर में हमारे पास N2 के टर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होगा वो डेफिनेटली नाइट्रोजन के टर्म में, जब वेस्ट वाटर की बात की तो N2 के टर्म में होगा, सिंगल मॉलिक्यूलर के टर्म में नहीं होगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला इसके रिगार्डिंग जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते कितना आ रहा है, 34 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे प्लस यहाँ पे 6.2 डिवाइडेड बाय 62 करेंगे इंटू 14 फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 58.8, जो वैल्यू किसमें है मिलीग्राम पर लीटर में, याद रखिएगा एज N2। इसके केस में जस्ट हमारे पास वैल्यू आधी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही 29.4 मिलीग्राम पर लीटर एज N, जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसके टर्म में निकल के आ गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, जैसे हार्डनेस निकालते हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ इन्होंने, उसी की टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, वैसे ही हमारे पास निकाल सकते हो। तो मतलब जिन्होंने भी अच्छे से मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इस बार वाटर क्वालिटी पैरामीटर को मतलब वहां से क्वेश्चन ही है, बस वहां से कॉन्सेप्ट वहां से लिया है। अगर वहां से कॉन्सेप्ट आपने अगर पता कर लिया तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से वहां से कि अच्छे से आपने बने रहे उस चैप्टर के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार इस तरीके से पूछे हुए थे, वो आप अप्लाई कर सकते थे, वहां पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे सारे क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 2 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इन a water sample the concentration of calcium, magnesium and bicarbonate is given as respectively the atomic masses are given, okay, the total hardness, first आपसे पूछा हुआ टोटल हार्डनेस, एक टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का कुछ नहीं है, मतलब सिंपल कार्बोनेट हार्डनेस को पूछना चाहता है। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस मतलब कार्बोनेट हार्डनेस ही बात होती है, तो वही हमसे पूछ रहा है। तो भाई देखिए टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस तो हमारे पास आपको पता ही है किस तरीके से निकालते हैं। टोटल हार्डनेस किस तरीके से निकाली जाती है, जो कि हमारे पास ड्यू टू मल्टीवेलेंट एटाइंस जो हमारे पास होते हैं, मल्टीवेलेंट जो कैटाइंस हमारे पास होते हैं उसकी वजह से जो हमारे पास हार्डनेस क्रिएट होती है वही हमारे पास टोटल हार्डनेस होती है। तो यहाँ पर हार्डनेस की वैल्यू हमारे पास मल्टी जो वेलेंट हमारे पास जो कैटाइंस है उसकी वजह से, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम की वजह से प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम की वजह से, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट देना है मल्टीप्लाई 50, सिंपल सा। यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट याद रखना, मिली इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट की जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन किया हुआ है आपको क्वेश्चन में। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की आपको यहाँ पर गिवन की हुई है 100 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे आपको कंसेंट्रेशन गिवन की हुई है। तो इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट की बात करें, यहाँ पे कैल्शियम +2 है, मतलब 40 यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसकी वैलेंसी की बात करें तो 2 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20 प्लस मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम गिवन क्या है 36 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 24, वैलेंसी है 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे मतलब 12, मतलब यहाँ पर 12 इंटू 50। यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे 5 प्लस हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 50, मतलब यहाँ पे हमारे पास 8 यहाँ पे हमारे पास 400 मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट हार्डनेस निकालनी, कार्बोनेट हार्डनेस हमारे पास क्या होती है, इज द मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड
एल्कलिनिटी, तो एल्कलिनिटी हमारे पास किसकी वजह से, जो कि बाइकार्बोनेट हमारे पास गिवन किया हुआ है, तो एल्कलिनिटी निकाल लेते हैं जो हमारे पास निकालनी पड़ी है। एल्कलिनिटी हमारे पास कितनी थी, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन की भी है, उसकी अमाउंट गिवन किया हुआ है बाइकार्बोनेट की वजह से, जो कि 122 ये कंसेंट्रेशन हो गया। यहाँ पे जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो सिंगल, हमारे पास क्या है, सिंगल वैलेंसी है उसकी। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए 61 को डिवाइडेड बाय 1 से करेंगे 1, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट आ गया उसका 1, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 50 से, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये बनता हो गया 100 एज कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट हार्डनेस हमारे पास क्या होती है, कार्बोनेट हार्डनेस इज द मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस प्लस एल्कलिनिटी। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम ऑफ हमारे पास 404, दैट मीन्स 100 मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपसे पूछी हुई थी। मतलब जो आंसर हो जाएगा वो 400 एंड 100, 400 एंड 100 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो भी वहां पर गिवन किया होगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर को देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया है, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए इन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन किया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन। A wastewater sample of dilution factor 2% is incubated for finding out the BOD3. The depletion of dissolved oxygen in incubated sample at 27 degrees is 10 milligram per liter. The rate of deoxygenation is given as 0.3 base e की पावर पे। Find out the ultimate BOD. Ultimate BOD आपको निकालनी है। देखिए अल्टीमेट BOD को निकालने के लिए हमारे पास एक आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ, यहाँ पर वैल्यू भी गिवन की हुई है। BOD की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जो BOD 5 निकालते थे वो क्या होती थी, 5 डेज में निकालती थी 27 डिग्री सेल्सियस, बट इन्होंने 3 पे निकाल दिए। तो 3 पे निकाल देते हैं। हमारे पास क्या है, डेटा गिवन है, सारा डेटा, उसको वैल्यू निकाल लेते, चाहे 5 पे पूछे 3 पे पूछे। ऐसा तो इन्होंने कुछ अदर से यहाँ पर पूछा नहीं, अदर से वैल्यू। अगर किसी टेम्परेचर पे वैल्यू होती तो अदर टेम्परेचर पे वो वैल्यू निकाल लेते, बट वो टेम्परेचर भी हमारे पास सेम ही है, तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो BOD की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, चलिए BOD की वैल्यू, तो BOD वैल्यू हमारे पास होती क्या है, यहाँ पर 3 वैल्यू पूछी हुई BOD 3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्लेशन, जो ऑक्सीजन हमारे पास डेफिशिएट हुआ है, वो कितना ऑक्सीजन हमारे पास डेफिशिएट हुआ है, वो चीज डिप्लीशन हमारे पास या डेफिशिएट कुछ भी। तो यहाँ पर हमारे पास निकालते कहते हैं DO इनिशियल माइनस DO फाइनल माइनस डाइल्यूशन फैक्टर। DO इनिशियल माइनस डाइल्यूशन फैक्टर जो हमारे पास फाइनल है वो ऑक्सीजन डिप्लीशन गिवन है, जो कि दे ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज 10 इनटू डाइल्यूशन फैक्टर हमारे पास क्या है 2, हमारे पास गिवन क्या है 2%। 2% का मतलब क्या होता है, मतलब 2, अगर 100 ml का कोई सैंपल है तो उसमें 2 ml हमारे पास क्या है सीवेज है, बाकी 98 ml हमारे पास एरेटेड वाटर, ठीक है, इस तरह के निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 50, मतलब यहाँ पे हमारे पास 500 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारे पास BOD की निकल गई। BOD को हम यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास निकालते भी है L0 1 माइनस e पावर माइनस KT, e पावर माइनस KT, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, अल्टीमेट BOD या अल्टीमेट BOD की, या हमारे पास K की वैल्यू दी ऑलरेडी इन क्वेश्चन, टाइम हमारे पास पता ही है कितना 3 डेज का है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय L0 की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि अल्टीमेट BOD चाहिए, तो ये हमारे पास आई 1 माइनस E माइनस K की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन की हुई है 0.3 इनटू यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर 3। याद रखिएगा 5 मत रख के आ जाएगा, क्योंकि 5 में बात नहीं की गई, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन किया हुआ है कि 3 डे पे बात की, तीसरे दिन ही इन्होंने निकाल दी है, तो तीसरे दिन ही हमें कैलकुलेट करना है। L0 की वैल्यू यहाँ से पूछी हुई है, तो 500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2.3 इंटू 3। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल के आएगी, एक बार निकाल लेते हैं इसको। 500 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 0.23 इंटू 3, 1003.162, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गई इसकी वैल्यू। देखिए तो सिंपल हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से। अब एनवायरमेंटल में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर पाए वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। जो भी हमारे पास पेपर 1 में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आए थे वो भी हमारे पास
काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सॉलिड म्युनिसिपल बेस से पूछे हुए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे वहां से, लेकिन वहां पे डेटा काफी बड़ा था और जब तक डेटा प्रॉपर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली वो वहां पर उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारे पास आए हैं, वो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन इस तरीके से बनेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे इस बार, बाकी और भी क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में जब डेटा प्रॉपर मिलेगा उसका, तो उसके बाद में प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वो चीज हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास थे वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं यहाँ पर जो ओसीएफ से और जो ओपन चैनल फ्लो से हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वो भी एक बार देख लेते हैं, उसको भी बाद में उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन 11 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 11 नंबर में हमारे पास चलिए 11 नंबर में हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए, ओसीएफ का हमारे पास क्वेश्चन था, ओपन चैनल फ्लो से हमारे पास क्वेश्चन था। रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड कैरी डिस्चार्ज ऑफ 12 मीटर क्यूब पर सेकंड with the depth of flow as 2 meter and downstream with contraction is done through the smooth transition. The minimum width of downstream if the flow becomes critical without affecting the upstream flow depth is. तो ये फ्लो ट्रांजिशन का यहाँ पे हमारे पास केसेस था, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे पास केस में ट्रांजिशन में कौन सा है, एक होता है हमारे पास हम्प वाला केस जहाँ पे हमारे पास डेप्थ की वैल्यू चेंजेस होती है, यहाँ पे हमारे पास विड्थ का कॉन्ट्रैक्शन का हमारे पास वैल्यू गिवन की हुई है। विड्थ कॉन्ट्रैक्शन मतलब किस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा होगा। ये अगर इसका बना है कुछ डायग्राम इस तरीके से, सपोज ये हमारे पास अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम प्लान बना रहे हैं हम, इसका जो प्लान टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास B1 हो गया जो कि कुछ गिवन किया हुआ है इन्होंने, B1 मतलब जो कि वैल्यू हमारे पास 3 मीटर वाइड गिवन की हुई है। यहां पर ये वैल्यू पूछ रहा है B2 की वैल्यू। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और गिवन की भी इन्होंने, इज डन थ्रू द स्मूथ ट्रांजिशन द मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ निकालनी है डाउनस्ट्रीम पोजीशन पे इफ द फ्लो बिकम्स क्रिटिकल। मतलब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि फ्लो यहां पर क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्रिटिकल बन रहा है। मतलब ये वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और यहां पर फ्लो जो बन रहा है वो क्रिटिकल बन रहा है। मतलब अगर इसका आप क्या बनाए, हम वाटर एलिवेशन बनाए, सरफेस जो वाटर सरफेस एलिवेशन, वो कुछ इस तरीके से देखिए। सपोज ये हमारे पास अगर इस हम इसको बनाए इस तरीके से, चलिए ये हमारे पास बैक स्लोप हो गया, ये टोटल एनर्जी, ये सब समझ टोटल टीएल लाइन है, टोटल एनर्जी लाइन। ये हमारे पास इनिशियल डेप्थ है, जो कि बाद में विद कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिड्यूस हो गई। डेफिनेटली रिड्यूस हो गई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल फ्लो बन रहा है यहां पर। अगर यहां पे फ्लो, याद रखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपस्ट्रीम पोजीशन पे फ्लो की वैल्यू, फ्लो के टाइप को जान लिया जाए कि फ्लो यहाँ पे हमारे पास कौन सा टाइप होगा, उसके हिसाब से बेसिस पे वहां पर डिसाइड हो जाता है कि फ्लो हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर जो डेप्थ है वो इंक्रीज होगी या फिर यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज होगी, वो चीज हमारे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला फ्लो यहाँ पर क्रिटिकल एंड पॉइंट पर डाउनस्ट्रीम पोजीशन में हमारे पास फ्लो क्रिटिकल होगा, तो मिनिमम विड्थ की वैल्यू निकालो। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहाँ पे फ्लो की जो हमारे पास है वो क्रिटिकल होगा ही होगा, तो वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से दे ऑलरेडी गिवन दिस वैल्यू, मतलब y1 की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में गिवन की हुई है। y1 गिवन किया हुआ इन्होंने यहाँ पर 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन किया हुआ था 2 मीटर। यहां पर जो वैल्यू है ये बोल रहा है कि क्रिटिकल फ्लो है, मतलब यहां पर जो डेप्थ है ये किसके बराबर, yc के बराबर। मतलब यहां पर अगर कोई एनर्जी है, सपोज इसको E1 बोल देते हैं, तो जो E2 पे पोजीशन पे डाउनस्ट्रीम पे जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, E2 इक्वल टू EC के बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास EC है, जो हमारे पास एनर्जी है वो किसके बराबर है, E1 के बराबर, मतलब कुछ इस तरीके से बराबर। मतलब E1 यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्रिटिकल एनर्जी के बराबर रख सकते हैं, वो चीज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन की भी है, E1 इक्वल टू EC के बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे
पता लग जाता है कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लो है, तब यहाँ पर हम वेलोसिटी पे कमेंट कर सकते हैं, मतलब डेप्थ के कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पर पता है, तो यहाँ पर मुझे पता है, तो लेकिन आप इसको बता भी देते हैं किस तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज इन्होंने गिवन किया हुआ है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पर गिवन है 2, यहाँ पर v की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर हमारे पास 3। वेलोसिटी निकाल लेते हैं फटाफट से, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी निकल के आ गई। वेलोसिटी निकल के आ गई तो वेलोसिटी से हम यहाँ पर फ्रॉड नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्रॉड नंबर की वैल्यू तो v1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gy1, तो v1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू यहाँ पर हम 9.81 पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y1 जो कि क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था 2, दे ऑलरेडी गिवन। यहाँ पर फ्रॉड नंबर की वैल्यू निकालते हैं, फ्रॉड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। इस फ्रॉड नंबर की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.45 जो कि लेस देन 1 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास फ्लो गया सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो हमारे पास ये बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी, तो एनर्जी भी निकाल लेते हैं यहाँ से E1 के केस में। यहाँ पर E1 के केस में एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर E1 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। y1 हमारे पास 2 गिवन है, v2 हमारे पास ऑलरेडी 2 डिवाइडेड बाय 2g, तो ये वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो 2.2 मीटर, ये हमारे पास केस में। फ्लो सब क्रिटिकल है तो डेफिनेटली हमारे पास डेप्थ की वैल्यू अब डिक्रीज ही हो रही है, और हमारे पास मिनिमम इतना रखना है कि वो क्रिटिकल फ्लो क्या है, इस वैल्यू को चेंज अपस्ट्रीम की पोजीशन हमें अफेक्ट नहीं करवानी है। तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम क्रिटिकल जो बन रहा है, फ्लो जो बन रहा है डाउनस्ट्रीम पोजीशन पर वो क्रिटिकल बन रहा है, क्रिटिकल डेप्थ में बन रहा है। क्रिटिकल डेप्थ में बन रहा है मतलब जो मिनिमम एनर्जी है वो हमारे पास मिलेगी, मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिनिमम डेप्थ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डाउनस्ट्रीम पर जो हमारे पास E2 है वो EC किसके बराबर आ जाएगी, EC के बराबर, और EC हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल हमारे पास डेप्थ क्या होती है 3/2 YC इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल। ये हमारे पास किसके बराबर है, E1 के बाद, जो कि हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने 2.20 3/2 YC। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू मिल गई, मतलब Y2 पोजीशन पे हमारे पास डेप्थ की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं इसको एक बार, कितना आ रहा है, ये हमारे पास 1.66 मीटर इतना आ रहा है, 0.66 मीटर आ रहा है इतना। अब YC क्रिटिकल डेप्थ ये हमारे पास क्या होती है, Q स्क्वायर अपॉन G पावर 1/3। पता है हमें ये चीज किसके केस में, रेक्टेंगुलर के केस में। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू निकल जाएगी, स्मॉल q की वैल्यू, स्मॉल q मतलब ये होता क्या, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो निकाल लेते हैं इसको, स्मॉल q की वैल्यू को निकाल लेते हैं 1.466। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 5.57 5.59 आ रहा है, 5.59 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर विड्थ। आपको विड्थ की वैल्यू ये होता क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज पर बी होता है पर यूनिट विड्थ, तो 5.99। यहाँ पर वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए, बी को हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, तो B2 यहाँ पर होगा, ये मिनिमम विड्थ करस्पॉन्डिंग किसके निकाल रहे हैं, मिनिमम डिस्चार्ज के रिगार्डिंग। तो बी की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। तो क्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था, जो कि गिवन किया हुआ था 12 डिवाइडेड बाय 5.59 2.158 मीटर, ठीक है 2.158 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया ये। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल सा इन्होंने बहुत सिंपल बना दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन बी मिनिमम विड्थ निकालनी है विदाउट अफेक्टिंग द अपस्ट्रीम पोजीशन, अपस्ट्रीम कंडीशन में। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने बोल भी दिया है कि डाउनस्ट्रीम कंडीशन में हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो गई। क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो गई मतलब हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो इसी के बराबर हो गई। इसी के बराबर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, वैल्यू को निकाल दिया, आंसर निकल के आ गया। तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, when channel is bed slope changes from steeper to steep, what type of profile formed?
तो भाई देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आपने की भी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्टीपर स्लोप है, स्टीपर स्लोप ये मिल रही है स्टीप से, मतलब कुछ इस तरीके से होगा ये हमारे पास स्टीप पर है और ये हमारे पास स्टीप है। इन दिस केस हमारे पास एक तो हमारे पास सीडीएल तो यहाँ पे ड्रॉ कर ही देते हैं, दोनों के केस में सीडीएल तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि स्लोप स्टीप है तो यहां पर एनडीएल उसके नीचे ही होगा, इसके लिए एनडीएल सपोज यहां पे हमारे पास है, ये स्टीपर स्लोप है तो इसका थोड़ा सा एनडीएल नीचे होगा कंपैरिजन टू इसके, जस्ट लाइक अ माइल। तो यहां पे हमारे पास एनडीएल हो गया, ये हमारे पास एनडीएल हो गया। हम पढ़ते जब भी प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल के केस में हमारे पास होता है कि एनडीएल से स्टार्ट होता है, एनडीएल पे जाके खत्म करने की कोशिश करता है, मतलब फ्लो जब भी होता है वो एनडीएल से स्टार्ट, नॉर्मल डेप्थ लाइन से स्टार्ट होने की कोशिश करता है और एनॉर्मल डेप्थ लाइन पे जाके ही फिनिश होने की कोशिश करता है। तो वो चीज हमारे पास एसिम्पटोटली जाके मिलता है। तो इस तरीके से अगर वो यहां से स्टार्ट होता है तो वो जाके किस पे करेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये प्रोफाइल कौन सा है हमारे पास, ये देखिए किसमें प्रोफाइल बन रहा है, ये S3 वाला प्रोफाइल हो गया, ये सिंपल सा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां मिल गया, ये कौन सा प्रोफाइल हुआ, S3। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, C वाला। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास हुआ ये। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, एक नंबर में हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा हुआ पेपर नंबर 1 में, ओसीओ के पेपर नंबर 1 में ही क्वेश्चन हमारे पास आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड पेपर में, इसका डेटा, इसका लैंग्वेज हमारे पास सही है, लेकिन इसको लैंग्वेज आप बता देते क्या है। डिस्चार्ज गिवन था, विड्थ गिवन थी, y1 डेप्थ की वैल्यू गिवन की थी, शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में वो चैनल गिवन किया था, हमारे पास हेड लॉस भी क्वेश्चन में गिवन किया था, पोस्ट जंप यहाँ पर पूछा हुआ था कि पोस्ट जंप के बाद में हमारे फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। भाई क्वेश्चन में इस तरीके से होगा तो यहाँ पे हमारे पास देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, v1 आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि q अपॉन v इंटू यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, क्योंकि v1 निकल जाएगा तो फ्रॉड नंबर 1 निकल के आ जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0.5, यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पर वैल्यू निकल गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू निकल के आ गई तो फ्रॉड नंबर 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे पास v अपॉन अंडर रूट ऑफ g y1 निकल के आ गया। 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9.81 इंटू, ये भी वैल्यू हमारे पास 10 गिवन की हुई थी, 10 इसको लेके चलना था, तो y1 की वैल्यू मतलब 0.5, तो 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10 इंटू 0.5, 4.47 यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। ये फ्रॉड नंबर 1 की, मतलब देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लो है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास जंप अकर होगा, जंप क्या करेगा होने के बाद में वैल्यू पूछी हुई है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं आप यहाँ पर वैल्यू को, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू, हमें y2 निकालनी तो हाफ रूट ऑफ 1 प्लस 8 फ्रॉड नंबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, सिंपल इस तरीके अप्लाई कर दीजिए। ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y2 निकल के आ जाएगा, y2 निकल के आ गया तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या निकलना है, हमें फ्रॉड नंबर ही तो निकालना है। फ्रॉड नंबर के लिए v1 अपॉनgy1 जो भी वैल्यू निकल के आएगी वहां से हमारे पास फ्रॉड नंबर से, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं उसके लिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, एरिया हमारे पास क्या है b इंटू y2, ये निकल गई। विड्थ हमारे पास सेम ही रहने वाली है, डिस्चार्ज हमारे पास सेम ही रहने वाला है, v2 निकल के आ गया। v2 से निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉड नंबर की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी आफ्टर द पोस्ट जंप, जो कि हमारे पास होगी v2 अपॉनgy2। देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर आंसर निकाल देना है। ओके, तो ये थे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कलेक्ट कर पाए मेमोरी बेस के बेसिस पे, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने अब सॉल्व करा दी। जो भी हमारे पास थे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे अब, जो भी पूरा प्रॉपर डेटा के साथ, वो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दी जाएंगी हमारे पास एज ए पीडीएफ फॉर्म में। तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे एनवायरमेंटल और ओसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर मेरी तरफ से जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर अदर फैकल्टी हमारे पास अदर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डील करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय एवरीवन।
If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.